हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, हमारा क्लास हर दिन 11:30 बजे लगभग शेड्यूल्ड वीडियो को लोड कर दिया जाता है। तो देखते हैं क्या है वीडियो में। तो जो भी हमारे चैनल पर नए उपस्थित हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आज हम देखेंगे, वीडियो हो सकता है 1 घंटा का बन जाए या फिर आधा घंटा का तो ज़रूर रहेगा, लेकिन कंटेंट लंबा है। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय जितना भी 1950 तक हुए हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते हैं, विभिन्न गवर्नर जनरल और वायसराय ने शाही काल में भारत का नेतृत्व किया। औपनिवेशिक भारत ने देखा कि ये लोग कुछ ऐसे नियम कानून को बनाते हैं जो कभी कभी देश के विकास में सहायक होता है, तो कभी कभी देश के विकास में बाधा डालती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप आधुनिक भारतीय इतिहास पर कमांड रखने के लिए भारत के विभिन्न वायसराय के बारे में जानें। आगे देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय परिचय। गवर्नर जनरल मूल रूप से औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश प्रशासन के प्रमुख थे। 1773 के विनियमन अधिनियम ने फोर्ट विलियम्स की प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के साथ कार्यालय बनाया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत के मामलों की देखरेख के लिए 1858 में भारत के राज्य सचिव का कार्यालय बनाया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम को अपनाने के बाद क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष 1858 से भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्तियां ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत के राज्य सचिव की सलाह पर की जाती थी। तो ये देखें किस प्रकार से गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में चेंजेस आते गए, वो है। अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर 1757 से 74 के बीच में कौन कौन हुआ, यह आते हैं। आइए देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। सन 1757 से 60 के दौरान, पुनः 1765 से 67 के दौरान, यानी कि 2 कार्यकाल इसका रहा, बंगाल के गवर्नर रहे तथा 1765 से 72 तक बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की। क्लाइव का भारत में प्रारंभिक प्रवास 1744 से 1753 तक रहा। फ्रांसीसियों के विरुद्ध उपमहाद्वीप में ब्रिटिश वर्चस्व को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सन 1755 में भारत वापस बुलाया गया था। सन 1757 में क्लाइव ने एडमिरल वाटसन के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता का पुनः ग्रहण किया। प्लासी के युद्ध में बड़ी सेना होने के बावजूद नवाब ब्रिटिश द्वारा पराजित हो गए। क्लाइव ने नवाब की सेना के कमांडर मीर जाफर को रिश्वत दिया। तो ध्यान देना है, 1757 का जो हुआ युद्ध, उस वक्त बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। मीर जाफर को रिश्वत देकर अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित कर ली और युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में उन्हें गद्दी पर बैठाया। क्लाइव बंगाल में कुछ फ्रांसीसी किलों पर भी कब्जा करने में सक्षम रहे। इन कार्यों के लिए रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी का बरोन बनाया गया। कहाँ पे थे जी? इसी पे देखते हैं, बार बार कट हो जा रहा है। तो फ्रांसीसियों के विरुद्ध उपमहाद्वीप में ब्रिटिश वर्चस्व को सुनिश्चित करने के लिए सन 1755 में भारत वापस बुलाया गया था। अच्छा, ये सब तो देख ही लिया ना। क्लाइव ने नवाब के सेना के कमांडर को मीर जाफर को रिश्वत देकर अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित कर ली और युद्ध के बाद बंगाल के रूप में उन्हें गद्दी पर बैठाया गया। क्लाइव बंगाल में कुछ फ्रांसीसी किलों पर कब्जा करने में सक्षम रहे। ठीक है, इन कार्यों के लिए रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी का बरोन बनाया गया। आगे देखते हैं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च शक्ति बन गए। बंगाल उनका हो गया और इसमें कंपनी की संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। उस समय बंगाल ब्रिटेन से भी धनी हो गया था। इसने भारत के अन्य हिस्सों को अंग्रेजों के लिए खोल दिया और अंततः भारत में ब्रिटिश राज्य का उदय हुआ। इस कारण से रॉबर्ट क्लाइव को भारत का विजेता के नाम से भी जाना जाता है। वनसीटार्ट 1765, बक्सर का युद्ध 1764,
फिर है काटियार 1769 से 92, और बंगाल में अकाल आया था 1770। तो ये सब डेट भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से 83 के बीच में, सुनते हैं। तो ये कुछ बंगाल के और गवर्नर हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वांसी टाट 1760 से 65, और काटियार, ये युद्ध ये सब नहीं है, ये गवर्नर जनरल का कार्यकाल है। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से 1833 के बीच में कौन कौन। तो सबसे पहले देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कह प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक तरह से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ये बंगाल की दोहरी सरकार को विनियमन अधिनियम 1773 द्वारा समाप्त किया गया। विनियमन अधिनियम 1773 के माध्यम से गवर्नर जनरल बने। चार्ल्स बिलिंकिस द्वारा गीता के प्रथम अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका इन्होंने लिखी। सन 1781 में इन्होंने इस्लामिक अध्ययनों के प्रचार के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इन्होंने सन 1784 में विलियम जोन्स के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की। नीलामी के जरिए उच्चतम बोली लगाने वाले को भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार, बंगाल को जिलों में विभाजित करना, कलेक्टरों एवं अन्य राजस्व अधिकारी की नियुक्ति। रोहिला युद्ध 1774 में, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1786 से 82 में, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। ओह, फिर से स्लाइड होकर वहीं पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निचली अदालतों और अपीलीय अदालतों की स्थापना करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1793 बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस कोड का आरंभ भी। भारत में सिविल सेवा का आरंभ। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू की पराजय सन 1792 में श्री रंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ। सर जॉन शोर, तो ये अगले बंगाल के गवर्नर 1793 से 98। हस्तक्षेप की नीति। फिर है सन 1793 का चार्टर अधिनियम। और देखते हैं निजाम और मराठा 1795 के बीच खरदा का युद्ध। लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805, इन्होंने सहायक संधि की नीति अपनाई। भारतीय शासकों के नियंत्रण में रखने और अंग्रेज को सर्वोच्च शक्ति बनाने की व्यवस्था की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के समय में हुआ। सन 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया कॉर्नवालिस के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की इसमें पराजय हुई और मृत्यु भी हो गई। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 5, सिंधिया की पराजय, भोसले और होलकर। अच्छा, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जिसमें सिंधिया की पराजय हुई और भोसले और होलकर इस युद्ध में भाग लिए थे। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारत में सहायक संधि। सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत लेने के लिए किया गया था। इस व्यवस्था ने कंपनी के शक्ति क्षेत्रों में वृद्धि करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसकी सहायता से बहुत नए क्षेत्र सहायक संधि का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया? ब्लेजली ने किया। और भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के अंदर लेने के लिए किया गया था। इस व्यवस्था ने कंपनी के शक्ति क्षेत्रों में वृद्धि करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसकी सहायता से बहुत नए क्षेत्र कंपनी के अधीन हो गए। इस संधि के 4 चरण थे। पहले चरण में कंपनी किसी भारतीय राजा को युद्ध में सहायता देने के लिए अपने सैनिक प्रदान करती थी। दूसरे चरण में कंपनी एक साथी राज्य जो कंपनी के सहायक राज्य का भी मित्र राज्य होता था की सहायता करने के लिए अपने सैनिक भेजती थी। अगले चरण में भारतीय सहयोगियों को सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए धन की आपूर्ति करनी होती थी। कंपनी सैनिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें हथियार मुहैया कराती थी और इसमें निश्चित सैनिकों को धन प्राप्त होने के बाद ही सहायता के लिए पहुंचाया जाता था।
कंपनी का अंतिम कदम काफ़ी चालाकी भरा था। कंपनी किसी भारतीय सहयोगी के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उस राज्य में अपने सैनिक बल तैनात करती थी। इसके लिए कंपनी धन के स्थान पर भारतीय सहयोगी से उस क्षेत्र को कंपनी के अधिकार में देने के लिए कहती थी, जिसके राजस्व से सैनिकों का खर्च उठाया जाता था। भारतीय राज्य को अन्य राज्यों से बातचीत करने के लिए कंपनी से संपर्क करना होता था। राज्यों को अपने मुख्यालय में एक ब्रिटिश नागरिक को स्वीकार करना पड़ा, सहायक संधि के द्वारा। आइए थोड़ा और देखते हैं। इस संधि की सहायता से कंपनी ने भारतीय सूबों को खर्चों पर एक बड़ी सेना अर्जित कर ली। इसने भारतीय राज्यों को निषिद्ध कर दिया और उन पर ब्रिटिश संरक्षण थोप दिया। जिन राज्यों ने इस संधि को स्वीकार किया था उनमें हैदराबाद के निजाम, मैसूर के शासक, तंजौर के राजा, अवध के नवाब पेशवा, बेरार के राजा भोंसले, जोधपुर और जयपुर के राजपूत आदि शामिल थे। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं वीडियो को भी 1 घंटा नहीं करेंगे, बहुत लंबा जाने वाला है, इसीलिए इसको 2-3 पार्ट में मैं लेकर आऊँगा, पूरा आज नहीं रहेगा, रहने दीजिए।